Hello viewers, my name is Sanrita Amjid and you're watching Sanrita Television and today I'm here with the chapter number 3 जिसका नेम है एम्ब्रियोलॉजी एंड फीटल डेवलपमेंट। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, बट बिफोर दैट आई विल रिक्वेस्ट टू माय व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। सो चैप्टर का नेम है एम्ब्रियोलॉजी एंड फीटल डेवलपमेंट। We should clear about the concept of embryology and fetal development, क्योंकि हमने इस चैप्टर में एम्ब्रियोलॉजी और फीटल डेवलपमेंट को ही डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि एम्ब्रियोलॉजी और फीटल डेवलपमेंट क्या है। देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज नाउन एज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो की स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। और वो एम्ब्रियो ह्यूमन एम्ब्रियो भी हो सकता है, एनिमल एम्ब्रियो भी हो सकता है और प्लांट एम्ब्रियो भी हो सकता है। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन एम्ब्रियो बिकॉज हम एलएसवी का कोर्स स्टडी कर रहे हैं, तो हमें एम्ब्रियो ह्यूमन एम्ब्रियो को ही डिस्कस करना है। सो द स्टडी ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो इज नाउन एज एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं फीटल डेवलपमेंट। It is also known as prenatal development. It starts with fertilization in germinal stage of development and continue till birth. तो fetal development क्या है? Fertilization होने के बाद का सारा प्रोसेस टिल बर्थ, जब तक बेबी की बर्थ नहीं हो जाती, तो उस दौरान जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है उसको हम फीटल डेवलपमेंट कहेंगे। कुछ टर्म्स हैं इस चैप्टर की जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है और वो मैंने पूरे चैप्टर में से एक्सट्रैक्ट की हुई हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इन तमाम टर्म्स के कॉन्सेप्ट क्लियर रखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर आप ये टर्म्स समझ लेते हैं तो आपके 80% जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, 20% वही फिर लॉन्ग क्वेश्चन रह जाएंगे जो थोड़े बहुत हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ। Reproduction. What is reproduction? Process of producing a fully developed offspring by husband and a wife to form न्यू ऑफस्प्रिंग। एक न्यू जनरेशन को पैदा करने के लिए, एक न्यू ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए हस्बैंड एंड वाइफ के जो गैमेट्स हैं जब वो फर्टिलाइज होते हैं तो उनसे एक न्यू जनरेशन बनती है, जिस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है मैच्योरेशन ऑफ द सेक्स सेल्स। वो मेल के भी सेक्स सेल्स हो सकते हैं, वो फीमेल के भी सेक्स सेल्स हो सकते हैं। अगर फीमेल के सेक्स सेल्स की मैच्योरेशन हो रही है, मैच्योरेशन ऑफ द फीमेल सेक्स सेल्स, तो इसको हम कहेंगे oogenesis। जबकि मैच्योरेशन ऑफ द मेल सेक्स सेल्स, दैट इज स्पर्म, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज द वेरी मेन पॉइंट के ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस है और इनकी डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज ओवुलेशन? लेट्स सी व्हाट इज ओवुलेशन। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज नाउन एज ओवुलेशन। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन as it is clear from the structure of the uterus that here is a ovary and its function is to produce a mature egg and to release it from its side into the uterine tube। तो इस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। ओवरी में से मैच्योर एग का निकल कर यूट्राइन कैविटी में मूव करना ओवुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? हमने मैनी टाइम्स अपने सिलेबस में पढ़ा है। ये ऑलमोस्ट 5th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 5th सिलेबस से स्टार्ट हो जाता है दैट व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, और इसकी डेफिनेशन तकरीबन सेम ही है। बट राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओवम और स्पर्मेटोजोन जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है।
और ये फर्टिलाइजेशन आपने याद रखना है कि होती कहाँ पर है, ये यूट्रस में। आप देख रहे हैं कि जो एम्प्यूला पार्ट है यूट्राइन ट्यूब का, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मेल और फीमेल सेक्स सेल्स का मैच्योर होने का कितना टाइम है। एक फीमेल का जो एग है वो 10 डेज में मैच्योर हो जाता है, वाइल जो मेल स्पर्म है, मेल सेक्स सेल है, वो 61 डेज में मैच्योर होता है। सो यू कैन सी कि जो मैच्योरेशन ऑफ द फीमेल सेक्स सेल है वो शॉर्ट है, ये टाइम जो है वो शॉर्ट है, जबकि मेल सेक्स सेल का जो मैच्योरेशन का टाइम है वो काफ़ी लॉन्ग है। वेल नेक्स्ट देखते हैं मोरूला। व्यूअर्स, आपको पता होना चाहिए कि एक एग जब फर्टिलाइज हो जाता है तो वो नेक्स्ट डिफरेंट स्टेजेस में से गुजरता है। उस हर डिफरेंट स्टेज का एक नेम है जिसको हम डिस्कस करेंगे, उनकी डेफिनेशंस को देखेंगे। तो आ जाते हैं मोरूला पर, लेकिन इससे पीछे भी हम देखेंगे कि एक फर्टिलाइज एग जो है जब वो ट्रेवल करता है तो वो पहले फर्टिलाइज एग होता है, जब उसकी माइटोसिस होती है तो वो 2 सेल स्टेज होता है, दोबारा उसकी माइटोसिस होती है तो 4 सेल स्टेज होता है, फर्दर उसकी माइटोसिस जब होती रहती है तो फिर वो 16 सेल तक पहुंचता है। जब 16 सेल जाइगोट होता है तो तब हम उसको मोरूला कहते हैं। 16 सेल जाइगोट इज कॉल्ड मोरूला। नेक्स्ट देखते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जब इस मोरूला के अंदर एक फ्लूइड बन जाता है तो उस फ्लूइड की वजह से हम उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और जब तक ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है इसके अंदर 200 सेल्स हो जाते हैं। वेल नेक्स्ट देखते हैं एम्ब्रियो और फीटस। व्यूअर्स, आपको एम्ब्रियो और फीटस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि हम एक जाइगोट को, एक फर्टिलाइज एग को एम्ब्रियो कब कहेंगे और फीटस कब कहेंगे। तो एम्ब्रियो हम उसको 8 वीक्स तक हम उसको एम्ब्रियो कहेंगे, और 8 वीक्स के बाद हम उसको फीटस कहेंगे, और टिल बर्थ उसका नेम फीटस ही होगा। नेक्स्ट है निडेशन। निडेशन का मतलब होता है इम्प्लांटेशन, एम्बेड हो जाना। जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन कैविटी में से, यूट्राइन ट्यूब में से मूव करता है तो वो आकर डिसिडुआ पर, डिसिडुआ कहती हैं प्रेग्नेंट यूट्रस की एंडोमेट्रियम को। वैसे तो एक नॉर्मल लेडी जो होगी उसकी यूट्रस को हम, उसकी इंटरनल लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहेंगे, बट प्रेग्नेंट यूट्रस जब हो जाएगी तो तब उसके इंटरनल पार्ट को, इंटरनल लेयर को हम डेसिडुआ बोलेंगे। तो वहाँ पे आके जब ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड होता है, एक स्पेसिफिक प्लेस पे जाके चिपक जाता है, एम्बेड हो जाता है, तो इस चीज को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज नाउन एज निडेशन। नेक्स्ट है ट्रोफोब्लास्ट। ब्लास्टोसिस्ट कंटेन्स 3 लेयर्स। ट्रोफोब्लास्ट जो है ब्लास्टोसिस्ट की 3 लेयर्स के नाम हैं, और 3 लेयर्स वो कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। सिंक्शियर ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और मेसेनकाइम। जो सिंक्शियर ट्रोफोब्लास्ट है वो आउटर मोस्ट लेयर है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सिंक्शियर ट्रोफोब्लास्ट जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, साइटोट्रोफोब्लास्ट इनर लेयर है, और मेसेनकाइम जो है वो प्राइमिटिव पार्ट ऑफ दिस ट्रोफोब्लास्ट है। इसका जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है उसको हम मेसेनकाइम कहेंगे। नेक्स्ट है कोरियन एंड एमनियन। तो कोरियन और एमनियन जो है वो एम्ब्रियो की लेयर्स के नेम हैं, और जो कोरियन है वो प्लेसेंटा में बदल जाता है, और जो एमनियन है वो एमनियोटिक सैक में, एमनियोटिक फ्लूइड में बदल जाता है। What is decidua? Pregnant uterus is called decidua. It is shed off following after delivery. Decidua basically is a gush of blood. जब डिलीवरी होती है तो एकदम से जो ब्लड निकलता है, जो गश ऑफ ब्लड जो मूव आउट होता है, तो वो बेसिकली डिसिडुआ होता है। इसीलिए इसका नेम भी जो है वो इसके इस वजह से रखा गया है, बिकॉज आफ्टर फॉलोइंग द डिलीवरी इट शेड ऑफ। नेक्स्ट है प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा इज अ discoid shape organ or pathway between mother and fetus for gaseous exchange, nutrients and waste product. प्लेसेंटा बेसिकली हमारी बॉडी का, लेडीज की बॉडीज का एक ऐसा ऑर्गन है जो कंसेप्शन के बाद जो प्रेगनेंसी में डेवलप होता है, ये बनना शुरू होता है और इसका काम क्या है, मदर और फीटस के दरमियान रिलेशन बनाना और उस रिलेशन के ज़रिए किन कामों को ये सरअंजाम देता है, गैसियस एक्सचेंज को, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स की ये एक्सचेंज करवाता है। वेल नेक्स्ट, दीज टू टर्म्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, बट आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक्रीटा और इनक्रीटा क्या है। बेसिकली दीज आर द अबनॉर्मेलिटीज ऑफ द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा की अबनॉर्मेलिटी है और इसमें होता क्या है कि एक्रीटा में प्लेसेंटा जो है वो यूट्रस की वॉल्स के साथ चिपक जाता है और एट द टाइम ऑफ बर्थ के बाद जब इसे एक्सपेल होना होता है तो ये नहीं होता, बिकॉज ये अडेयर हुआ होता है, ये स्टिकी हो जाता है यूट्रस की वॉल्स के साथ। तो इसीलिए इस अबनॉर्मेलिटी को एक्रीटा कहा गया है। इसको बाजुकात जो है वो मैनुअल रिमूवल इसकी की जाती है, बट फिर भी अगर ये ना हो एंटीबायोटिक्स के साथ जो है इनका हल किया जाता है, और अगर फिर भी इसका कोई हल ना हो, एंटीबायोटिक्स का भी कोई फर्क ना हो, तो फिर हिस्टेरेक्टमी कर दी जाती है। होप यू नो व्हाट इज हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी इज द रिमूवल ऑफ द यूट्रस फ्रॉम द फीमेल बॉडी। इसी के साथ इनक्रीटा, एक्रीटा और इनक्रीटा, इनमें डिफरेंस है। इनक्रीटा का मतलब है इन्वेजन और पेनिट्रेशन ऑफ द प्लेसेंटल साइड्स इनटू द वॉल्स ऑफ द यूट्रस। तो इसमें क्या है कि एक्रीटा में सिर्फ स्टिकी होता है, चिपकता है, बट इनक्रीटा में ये इन्वेड हो जाता है, ये अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, धुंस जाता है, जिसकी वजह से इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है और ज़्यादा इसके चांसेस जो हैं वो हिस्टेरेक्टमी के ही होते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट देखते हैं लाइकर एमिनी। लाइकर एमिनी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन लाइकर एमिनी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना व्यूअर्स, बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये मुझे नहीं आता। यस, दिस इज द सेकंड नेम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का सेकंड नेम है ये लाइकर एमिनी। तो बाज़ात बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अल्टरनेटिव नेम्स हो सकते हैं, तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे कि अम्बिलिकल कॉर्ड को हम जो है वो फ्यूनस भी कहते हैं, तो अगर पेपर में कहा जाए डिफाइन फ्यूनस तो घबराना नहीं है। येस, यू कैन डिफाइन इट वेल। फ्यूनस क्या है? इट इज़ ऑल्सो नाउन एज अम्बिलिकल कॉर्ड, forms a connection between the fetus and placenta. फ्यूनस जो है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसका काम क्या है? वो मदर और फीटस के दरमियान रिलेशन, एक कनेक्टिंग लिंक बनाती है। ये एक तरफ से मैटरनल साइड की तरफ जुड़ी होती है और एक तरफ से फीटल साइड के साथ जुड़ी होती है। Liquor amini, it is also known as amniotic fluid. It is a pale yellow fluid surround and protecting fetus in womb during pregnancy. तो लाइकर एमिनी क्या है? लाइकर एमिनी ऐसा फ्लूइड है जो प्रेगनेंसी में बेबी को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं चीज़ों को हमने देखकर प्लान करना होता है, वेदर इट इज़ अ नॉर्मल डिलीवरी और इट विल बी अ सी सेक्शन। सो देखते हैं प्रेजेंटेशंस क्या हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है। It refers to position of fetus in womb, especially related to birth canal. It tells us that which part of the baby is closest to the cervix and will likely to pass first through childbirth. Well, position जो है वो बेबी की position स्पेशली बर्थ कैनाल के अंदर, स्पेशली सर्विकल एरिया में बेबी की
बेबी के कौन से बॉडी पार्ट वहां पे इंगेज हुए हैं, तो इस एंगेजमेंट को वहां पे फिक्स होने को हम उसकी प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब ये प्रेजेंटेशन जो है वो 3 टाइप्स की है। इन प्रेजेंटेशन के नेम है कफेलिक, ब्रीच, ट्रांसफर्स। कफेलिक जो प्रेजेंटेशन है वो आइडियल प्रेजेंटेशन है जिसमें एसवीडी होती है, स्पॉन्टेनियस वेजिनल डिलीवरी होती है। दिस इज आइडियल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है कफेलिक में हेड जो है वो नीचे सर्विकल एरिया में होता है और जो बटक्स हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं, फंडस के करीब। नेक्स्ट है ब्रीच। ब्रीच में जो हेड है वो ऊपर वाली साइड पे होता है जबकि उसकी बटक्स जो हैं वो नीचे होती हैं, मतलब उसका प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो बटक्स होती हैं। नेक्स्ट ट्रांसफर्स। तो ट्रांसफर पोजीशन में जो है वो जो प्रेजेंटेशन है, ट्रांसफर्स प्रेजेंटेशन में जो है वो बेबी पैरेलल शेप में पड़ा होता है, उसके बटक्स और जो उसका स्कल है वो एब्डोमिनल वॉल्स के साथ अटैच होता है, मतलब ना वो कफेलिक होता है ना वो ब्रीच होता है, वो पैरेलल शेप में पड़ा होता है। आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि इन तीनों प्रेजेंटेशन में आइडियल प्रेजेंटेशन कौन सी है, विच इज कफेलिक। नेक्स्ट है प्रेजेंटिंग पार्ट। Part of the presentation which lie over the os and can be felt with the finger during vaginal examination. तो presenting part क्या है? Presenting part वो बेबी का हिस्सा है जो सर्विकल एरिया में जो ओस पर जो ओस के ऊपर आके फिक्स हो जाता है एंड वी कैन फील देम विद आवर फिंगर्स ड्यूरिंग वेजिनल एग्जामिनेशन, और हमें महसूस होता है कि बेबी का कौन सा पार्ट है। सो वो पार्ट जो हम अपनी फिंगर्स के साथ महसूस कर सकते हैं, दिस इज नाउन एज प्रेजेंटिंग पार्ट। आगे देखते हैं वर्टेक्स। व्हाट इज वर्टेक्स? अब हम आ रहे हैं फीटल स्कल की तरफ। तो फीटल स्कल में जो सबसे पहले हम डेफिनेशन जो टर्म देखेंगे वो है वर्टेक्स। एंटीरियरली ब्रिग्मा एंड क्रोनल सुचर्स, पोस्टीरियरली लैम्डा एंड लैम्डोइड सुचर, लेटरली लाइंस पासिंग थ्रू एमिनेंसेस। एंटीरियरली ब्रैग्मा एंड क्रोनल सुचर्स। तो ब्रैग्मा जो है वो हमारा ये वाला हिस्सा है और क्रोनल सुचर्स जो हैं वो ये वाली चीज़ है, और लाइंस ऑफ एमिनेंसेस जो हैं वो ये चीज़ है। और पोस्टीरियरली अगर हम पीछे वाली साइड पे देखें तो पोस्टीरियरली लैम्डा और लैम्डोइड सुचर्स आता है। आई नो यू विल बी थिंकिंग अबाउट द टर्म सुचर्स, आई विल डिफाइन इट लेटर। नेक्स्ट देखते हैं ब्रो। Area bounded on one side of anterior fontanelle and coronal suture and other side by the root of nose and supraorbital ridges. तो हमारा जो ये हिस्सा है इसको हम ब्रो कहते हैं और यहाँ से रूफ ऑफ नोज तक, और इसीलिए हम इन हेयर्स को जो है वो आईब्रो कहते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द ब्रो एरिया, दैट्स व्हाई वी कॉल देम आईब्रो। नेक्स्ट है सुचर्स। व्हाट इज सुचर्स? ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ बोन्स ऑन स्कल कॉल्ड सुचर्स। तो फीटल स्कल की बात हो रही है। फीटल स्कल में जहां भी ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, जहां भी बॉन्ड्स जुड़ रही होंगी, उन पॉइंट्स को हम सुचर्स का नाम देते हैं। टोटल 4 सुचर्स हैं: फ्रंटल सुचर, क्रोनल सुचर, सैजिटल सुचर एंड लैम्बॉइड सुचर। Its diagram is clear on the screen. You can see and understand well by its structure. आगे देखते हैं fontanelle. Wide gap in sutures are called fontanelle.
सुचर्स के दरमियान जो वाइड गैप आ जाता है, आपको पता होगा एक छोटा बेबी जब पैदा होता है तो उसके एंटीरियर साइड पे भी उसके पोस्टीरियर साइड पे भी वाइड गैप होता है, सॉफ्ट स्किन होती है। इट्स मीन कि वहाँ पे जो बोन्स हैं वो भी जुड़ी नहीं है। तो इस वाइड गैप को हम फॉन्टेनेले कहते हैं। ये दो फॉन्टेनेले होते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनेले एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेले। Anterior fontanelle is closed after 18 months while the posterior fontanelle closed after 6 to 8 weeks. तो इनके क्लोज होने को हम ओसिफिकेशन कह सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं टाइम ऑफ ओसिफिकेशन फॉर एंटीरियर fontanelle is 18 months while the time of ossification for posterior fontanelle is 6 to 8 weeks. आगे चलते हैं जो कि हमारे इस चैप्टर की लास्ट टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट है, माउल्डिंग। व्हाट इज माउल्डिंग? माउल्डिंग इज अ अल्टरेशन ऑफ बेबीज हेड शेप while passing through the resistant birth canal. As you know, during the delivery we can guess कि एक नैरो पाथ में से बेबी का हेड गुजरना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। फीमेल इज इन पेन। उस पाथ में से बेबी का सर का गुजरना बहुत ही मुश्किल होता है और इस दौरान अगर लेबर प्रोलॉन्ग भी हो जाए या नॉर्मल लेबर भी हो तो बेबी का हेड जो है, उसकी स्कल बोन्स जो हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उसके फॉन्टेनेलेस होते हैं, वाइड गैप्स होते हैं। तो माउल्डिंग एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो कि डिलीवरी के दौरान बेबी के हेड की शेप को ऑब्लॉन्ग शेप में कर देता है ताकि वो इजीली बाहर आ सके। तो बेबी के हेड की अल्टरेशन होना, उसकी शेप को जो है वो ऑब्लॉन्ग हो जाना, उसकी शेप का बदल जाना जो है वो माउल्डिंग कहलाता है। ये थी हमारी चैप्टर नंबर 3 की कुछ टर्म्स जिनका क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। आई होप ये टर्म्स आपको अगर क्लियर हो गई हैं तो बाकी चैप्टर आपके लिए याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं। मैं आपको इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो हाफ चैप्टर के बताऊंगी, पूरे चैप्टर के नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट हाफ चैप्टर जो है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगा। यू कैन वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर नेक्स्ट हाफ लेक्चर। तो व्यूअर्स, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रही हूँ, यू कैन राइट डाउन। राइट नोट ऑन ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर एक नोट लिखना है। व्हाट इज ट्रोफोब्लास्ट? ट्रोफोब्लास्ट जो है वो ब्लास्टोसिस्ट का पार्ट है। उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड मेसेनकाइम। और इन तीनों लेयर्स का डिफरेंट काम है और इन तीनों लेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, साइटोट्रोफोब्लास्ट इनर लेयर है और जो मेसेनकाइम है वो मोस्ट प्राइमिटिव पार्ट ऑफ दिस ट्रोफोब्लास्ट है। वेल, सेकेंड क्वेश्चन है डिसिडुआ एंड इट्स फंक्शन। तो डिसिडुआ और उसके फंक्शंस का आपको पता होना चाहिए कि डिसिडुआ क्या होता है। मैंने आपको बताया है एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस इज नाउन एज डिसिडुआ और ये हाईली वेस्कुलर होता है और ये स्पेशलाइज एरिया होता है और ये जो फीटस है, जो आने वाला एम्ब्रियो है, उसको ये निडस प्रोवाइड करता है, एक शेल्टर देता है कि तुम यहाँ पर आओ। तो वहाँ पर उसको जो है वो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, वहाँ पर उसकी तमाम ज़रूरियात को पूरा किया जाता है ताकि फीटल डेवलपमेंट हो सके, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्लेसेंटा एंड इट्स एनाटॉमी। प्लेसेंटा और उसकी एनाटॉमी के बारे में आपने बताना है। प्लेसेंटा की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो मदर और फीटस के दरमियान एक ऐसा रिलेशन कायम करता है ताकि वो गैसियस एक्सचेंज करवा सके, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स के जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करवा सके।
और इसके साथ आपने इसकी एनाटॉमी बतानी है। एनाटॉमी में आपने इसका वेट बताना है जो कि 500 ग्राम नॉर्मल होता है। उसके बाद आपने बताना है कि प्लेसेंटा की कितनी साइड्स होती हैं, 2 साइड्स होती हैं, फीटल एंड मैटरनल साइड, और दूसरी जो है वो पेरिफेरल मार्जिन जो है, ये 2 साइड्स इसकी होती हैं। इसके अलावा आपने बताना है कि ये आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी ये सेपरेट हो जाता है। और इसके अलावा इसके मेजरमेंट्स के बारे में आपने ज़रूर याद रखना है ताकि अगर एमसीक्यूज़ में भी आए तो आपको क्लियर हो। आगे देखते हैं प्लेसेंटल फंक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा इनफैक्ट ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, प्लेसेंटा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने अच्छे से याद कर लेनी है। इसके फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके फंक्शंस में जो है वो एलिमेंट्री फंक्शन आ जाता है, एंजाइमेटिक फंक्शन आ जाता है, एलिमेंट्री फंक्शन आ जाता है, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन आ जाता है, बैरियर फंक्शन आ जाता है। तो इन तमाम फंक्शंस को आपने याद कर लेना है। इनके 2 से 3 लाइनें हर फंक्शन की आपने लिख देनी है ताकि आपका क्वेश्चन खूबसूरत लगे। आगे देखते हैं abnormalities ऑफ प्लेसेंटा जो कि ऑलमोस्ट 13 है। उन abnormalities को जो है वो आपने पहले एनलिस्ट करना है, उनके नाम लिखने हैं। प्लेसेंटा लार्ज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा सक्सेंटुरिएटा, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिसा, बेटलडोर प्लेसेंटा, ये सारे आपने उसके नेम्स लिखने हैं। और उनमें से 7-8 अगर abnormalities भी आप डिफाइन कर देते हैं तो दैट विल बी इनफ। जरूरी नहीं आप 13 की 13 जो abnormalities हैं उनको रट्टा मारे, 7 से 8 भी काफी होंगी, लेकिन ये है कि आपने उसके नेम्स जो हैं, abnormalities के जो नेम हैं वो पूरे लिखने हैं, वो 13 ही होने चाहिए। आगे देखते हैं एक्रीटा और इनक्रीटा। ये मैंने आपको शॉर्ट टर्म समझाते हुए भी बताया था कि एक्रीटा और इनक्रीटा एक डिफरेंट अबनॉर्मेलिटी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपको एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। सो एक्रीटा और इनक्रीटा पर आपने ब्रीफ नोट जो है वो ज़रूर याद करना है। सो ये थे लॉन्ग क्वेश्चंस। होप ये लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।